हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका चैनल बोडाटा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 की बेसिक्स और डिटेल टॉपिक्स के बारे में, जिसका कि हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको एक फुल और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's start our today's topic, the first chapter of microeconomics, which is introduction to economics. हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच द पीपल ऑफ एन एरिया गेट अ सिस्टम और अ मीन्स टू अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जिससे किसी भी लोकेलिटी के पीपल को अपनी जीविका कमाने का कोई एक साधन मिल सके, उसे हम इकोनॉमी कहते हैं। ये एक पूरा सिस्टम है जिसपे हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक्स इज अ आर्ट और इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस through which human or the society chooses to produce the products with the scarce resources which have alternative uses. हमें इकोनॉमिक्स में यह जानना है कि किस तरह से स्केर्स रिसोर्सेज का यूज करके सोसाइटी या फिर कोई भी इंडिविजुअल उन प्रोडक्ट्स को बना सकती है या बनाती है जो हमारे अल्टरनेटिव यूजेस को फुलफिल कर सके, ठीक है। तो हमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई टू स्टडी इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 टॉपिक्स बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और हमारे वीडियो के बैकग्राउंड में नोट्स चल रहे हैं और आप चाहें तो उसे पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो वी नीड टू स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड थर्ड इज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि सेटिस्फैक्शन जो हमारी है वो बढ़ती ही जाती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम एक कार खरीदते हैं, हमारे पास और पैसा आता है तो हम दूसरी कार के बारे में सोचते हैं या फिर हम दूसरी व्हीकल के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन वांट्स का कोई एंड नहीं है, ये हमेशा बढ़ती ही जाएगी। जैसे जैसे हमारा सेटिस्फैक्शन गेन होता जाएगा किसी भी पॉइंट पे, हमारा फर्दर जो एम है सेटिस्फैक्शन गेन करने का वो बढ़ता ही जाएगा। सेकेंड पॉइंट इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये तो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि हमारे 2 टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड नॉन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो जनरली हम जो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का काम करते हैं वो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के माध्यम से ही करते हैं, जिसका कि एक सीमित स्टॉक है, लिमिटेड भंडार है, और अगर ये खत्म हो जाए तो इसे रिप्लेनिश होने में बहुत सालों का टाइम लग सकता है। सो रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड वी हैव टू produce the goods and services for our sake with the use of these limited resources with very care. And our third point is the resources have alternative uses. The resources का हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमारे नीड्स क्या क्या हैं और हम किस तरह से अपने नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं इन रिसोर्सेज के माध्यम से। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास दूध है, तो दूध से हम या तो मिठाई बनाकर बेच सकते हैं या फिर हम उसी दूध को अपने हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कंज्यूम भी कर सकते हैं। इसीलिए रिसोर्स का अल्टरनेटिव यूसेज है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी का मीनिंग यहाँ पे बता दूं कि स्कैरसिटी डज नॉट मीन द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज बट इट मीन्स द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज it means the availability of resources is less in comparison to the requisite demand। यानी कि हमारी डिमांड को पूरी करने के लिए कि कोई भी चीज कम है, ठीक है, वो स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी का मतलब ये नहीं कि रिसोर्स एकदम नहीं है, रिसोर्सेज है लेकिन हमारे डिमांड को पूरी करने के लिए वो सफिशियंट नहीं है, वो होती है स्कैरसिटी। और ना हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। The economic problems is essentially a problem arising from the necessity of choice, the choice of manner in which the resources with an alternative uses are disposed of. Economic problem arise इसलिए होती है क्योंकि हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरह से अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। There are the 3 types of economic problem in our economy. So our first economic problem is the allocation of resources, second one is the fuller and efficient utilization of resources, and third one is about the growth of resources. So first we will talk about allocation of resources. It refers to the problem of allocating the scarce resources
with the alternative use in such a way that maximum output can be achieved with the minimum input. ठीक है, हमें रिसोर्सेज को इस तरह से एम्प्लॉय करना है क्यों, ताकि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट अचीव हो सके और हमारा इनपुट कम से कम यूज हो. ये हमारा होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और इसमें भी हम फर्दर 3 पॉइंट्स की बात करेंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. ठीक है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है. The first decision relating to the proper allocation of resources is what to produce and in what quantity. In an economy, what it has to be decided whether to produce guns or to bread. It will totally depend upon the prevailing economic situation. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होगा और कितनी संख्या में या कितनी मात्रा में प्रोड्यूस होगा, ये वहां की इकोनॉमिक जो कंडीशन है या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करती है. जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि हमारे कंट्री या पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस समय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थोड़ा सा डाउन है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं. और जो फार्मा कंपनीज हैं वो बूम पे हैं या फिर पीक पे हैं, क्योंकि इस समय लोग बीमार हो रहे हैं और दवाइयों की जरूरत ज्यादा है और बढ़ गई है. ठीक है, तो ये टोटली इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सॉरी, ये टोटली इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्या प्रोड्यूस होना है और किस क्वांटिटी में होना है. ठीक है, एंड सेकंड वन इज हाउ टू प्रोड्यूस. इट रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी, बेसिकली द मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी यूज फॉर द प्रोडक्शन. और इसमें भी हमारे 2 मेथड्स होंगे, कैपिटल इंटेंसिव एंड लेबर इंटेंसिव. दोस्तों, तो हाउ टू प्रोड्यूस में हमें ये तय करना है कि हमारा टेक्नोलॉजी कौन सा होगा किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में. तो सो फर्स्ट वन इज अबाउट द लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड वन इज अबाउट कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव इज टू sorry, labor intensive is to apply more labor than compared to less machineries. यानी हम लेबर का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं और मशीनरी का उपयोग कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जहां तक हम बात करें कि लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है और चीप कॉस्ट पे लेबर मिल भी जाते हैं, तो हम किसी भी काम को करने में लेबर का यूज ज्यादा करेंगे और मशीनरी का कॉस्ट हायर होगा इन कंपेयर टू लेबर कॉस्ट. ठीक है, एंड सेकेंड वन, और जो एक पॉइंट और कि जो लेबर इंटेंसिव वर्क है वो जनरली कैजुअल और सेमी स्किल्ड वर्क में हम इसका यूज करते हैं. एंड सेकेंड वन इज अबाउट द कैपिटल इंटेंसिव. इट मीन्स टू यूज मोर कैपिटल विथ लेस लेबर, यानी कि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मशीनरी का यूज ज्यादा करेंगे और लेबर का यूज कम करेंगे. ये बेसिकली हमारे सॉफ्टवेयर, टेक्निकल और स्किल्ड वर्क में ज्यादा यूज होती है. सो कंक्लूजन की जहां तक हम बात करें, द चॉइस ऑफ यूजिंग मेथड्स ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. जहां तक जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की यहाँ पे हम बात करें तो किसी भी कंट्री में अगर लेबर चीप कॉस्ट पे ज्यादा अवेलेबल है तो वहां पे जाहिर सी बात है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा कम लगेगा और लेबर कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार भी हो जाएंगे, तो हम वहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है, ये टोटली डिपेंड करेगा कि हमारी कंट्री की जो रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस प्रकार से है. इन अ कंट्री लाइक इंडिया, लेबर्स आर इजिली अवेलेबल एट चीपर रेट, सो प्रोड्यूसर्स इन इंडिया विल प्रेफर लेबर इंटेंसिव टेक्निक देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. एंड नाउ आवर थर्ड पॉइंट इज फॉर whom टू प्रोड्यूस. हमें प्रोड्यूस किसके लिए करना है. ठीक है, it refers to the decision relating to the choice for whom the production is to take place. It has to be depend whether to produce for rich or whether to produce for poor. In fact, this problem is related to the problem of distribution of the national output. हम फॉर होम टू प्रोड्यूस की भी बात करते हैं. होम टू प्रोड्यूस की टॉपिक में हम बात करते हैं. हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, या तो हमें रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या हमें पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है. अगर हम रिच के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा जो इकोनॉमी होगा वो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी होगा. अगर हम हम पुअर लोगों के लिए प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारा होगा सोशलिस्ट इकोनॉमी. ठीक है, इसमें हम रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 2 टाइप की होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट अमंग द पीपुल. इसमें जो हमारा नेशनल आउटपुट होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों के बीच में ही करेंगे. और हमारा जो सेकंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, इट रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल आउटपुट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसमें हमारा नेशनल आउटपुट का डिस्ट्रीब्यूशन हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अमंग करेंगे. ठीक है,
Now these problems are considered as the central problems of economy. ये जो हमारे तीन problems हैं, what to produce, whom to produce and how to produce, ये central problems of economy में भी count की जाती हैं. ऐसा क्यों? चलिए आइए देखते हैं. These are called the central problem of economy because these are basically found in all types of economy. For the market capitalist economy, these problems are solved by the free play of the market forces. In a socialist or controlled economy, these decisions are made by the central planning authority, while in a mixed economy, these decisions are made partially by the market forces and partially by the government. ठीक है, ये इस प्रॉब्लम को हम सेंट्रल प्रॉब्लम इसलिए बोलते हैं ताकि ये सभी इकोनॉमी में पाई जाती हैं. और जहां तक कि हम बात करें फ्री मार्केट इकोनॉमी के बारे में, तो ये मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा सॉल्व की जाएगी इन तीनों प्रॉब्लम्स को. और हम बात करें कंट्रोल्ड या फिर प्लान्ड इकोनॉमी में, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व की जाएगी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा कोई बनाई हुई अथॉरिटी के द्वारा सॉल्व की जाएगी. और हम बात करें मिक्स इकोनॉमी के बारे में, तो गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विल टुगेदर सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. एंड नाउ हमारा जो सेकेंड है पॉइंट, वो है ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स. ठीक है. ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारे इकोनॉमिक्स में मेनली दो ब्रांचेज हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ड माइक्रो मीन्स स्मॉल. So in microeconomics we talk about the economics at only individual scale or at the consumer scale. चलिए हम पहले इसको रीड करते हैं. The word micro has origin from the Greek word micros, which means small. From this point of view, the microeconomics is the study of behavior of a small or individual unit of economic system, such as the study of the behavior of individual consumer, individual producer, price output determination of an individual firm. ठीक है. तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करेंगे जो छोटे स्तर पर, किसी छोटे स्तर पर या फिर स्मॉल स्तर पर हमारा जो इकोनॉमिक सिचुएशंस है वो किस तरह से प्रिवेल करती हैं और हमारा जो कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम्स है वो किस तरह से फेस होता है, तो वो हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. ठीक है. हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स. दोस्तों मैं बता दूं कि मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज, और यहाँ पे वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये इकोनॉमी एग्रीगेट के बारे में बात करेगा. जैसा कि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहा वो एक इंडिविजुअल लेवल पे था, लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ये एग्रीगेट लेवल पे है. ठीक है. हम पहले इसको रीड करेंगे, आप चाहे तो नोट्स में से पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं. द वर्ड मैक्रो हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ लार्ज और एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम. लार्ज और एग्रीगेट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की स्टडी को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं. ठीक है. सच एज द एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, एटीसी, इन सारे टॉपिक्स का हम स्टडी करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. हालांकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, एटीसी के बारे में. ठीक है. अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पे बेसिकली दो नेचर होगा, इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस एंड इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस. तो पॉजिटिव साइंस में हम वैल्यू जजमेंट पास नहीं करते हैं. ठीक है. और नॉर्मेटिव साइंस में हम ओपिनियंस की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं, वैल्यू जजमेंट्स के बारे में बात करते हैं. तो आइए हम इससे पहले पढ़ लेते हैं. इकोनॉमिक्स एज अ पॉजिटिव साइंस, इट इज द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इकोनॉमिक्स स्टेट फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड दे आर. तो हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज ए पॉजिटिव साइंस में हम इकोनॉमिक्स को जज कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या फिर हम इसकी स्टडी कर सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में डेटास के माध्यम से. मैं जहां इसका एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देता हूं इसका. 40% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज बिलो द पॉवर्टी लाइन. ठीक है. यहाँ पे हम कोई वैल्यू जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं और हम इसका जो स्टडी कर सकते हैं या इसको प्रूव कर सकते हैं डेटा के साथ. ठीक है. हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स एज अ नॉर्मेटिव साइंस. इकोनॉमिक्स स्टडीज द नॉर्मेटिव साइंस एंड दीज आर द आउट नॉर्म्स. हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, तो वो होती है इज नॉर्म्स एंड दीज आर द आउट नॉर्म्स एंड रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू जजमेंट्स पास्ड बाय द वेरियस इकोनॉमिस्ट्स एंड थ्योरिस्ट्स. मैं इसका एग्जांपल लेता हूं. मनरेगा विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. दोस्तों ये होगी या नहीं होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. ठीक है. लेकिन हम यहाँ पे इसकी यहाँ पे एक वैल्यू जजमेंट पास हो रहा है, एक पर्सनल ओपिनियन पास हो रहा है. तो ये है नॉर्मेटिव साइंस या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. तो आज के लिए बस इतना ही.
तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकूं। और आपकी जितनी भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।